हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एचआर फूडी में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th हिंदी चैप्टर 7 नंबर, जिसका नाम है ठेस। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले एक बात मैं बता दूं कि बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है, बड़ा मजा आएगा आपको, ऐसा लगेगा फिल्म देख रहे हैं। और इसकी अंतिम प्रक्रिया यानी जो खत्म हुआ ये कहानी, ऐसा लगता है आप दिलवाले दुल्हनिया फिल्म देख रहे हो। ट्रेन से निकलता है और शाहरुख खान से दौड़ता जाता है और हीरोइनी ट्रेन से लटकी होती हाथ दे, बिल्कुल मतलब फिल्मी स्टाइल में समाप्त होने वाला है। तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि आने वाली मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आपका क्लास पूरा का पूरा एवरीडे वीडियो में दे रहा हूँ, पिछले एब्सेंट था उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। तो आप लोगों का दायित्व बनता है वीडियो को चारों तरफ शेयर कर देंगे, अपने तमाम दोस्तों को शेयर कर देंगे, ताकि सबको पढ़ने का मौका मिले और एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। आपका दायित्व है कि आप जाकर के पढ़ो, जब टाइम टू टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप करो। ये रिक्वेस्ट को थोड़ा मान लो और सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्लास 10 का चैप्टर ठेस है, चैप्टर नंबर 7 है। 6 चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूं, वो पीछे वीडियो होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूं और प्ले लिस्ट से जाकर के आप देख लेना। तो ठेस के लेखक जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु, याद रखना, फणीश्वर नाथ रेणु। ये कहानी आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो लिखा हुआ है ठेस, ठेस का क्या मतलब होता है। जैसे हम कभी चलते हैं, ठेस लगता है, गिर जाते हैं, है ना। तो ठेस लगा तो गिर गए। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कहीं चल रहे हैं, हमको ठेस लग गया, गिर गया, ऐसी बात नहीं है। ये कहानी जो है इस पर आधारित है कि हम किसी को कोई ऐसी दो टुक बात कह देते हैं जिसका यहाँ दिल पे लग जाता है, और ये दिल पे लगी हुई बात जो होती है ना, वो बड़ा गहरा घाव कर देता है। इसलिए इसमें बताया गया है कि लेखक बता रहा फणीश्वर नाथ रेणु कि इसमें एक किरदार होता है, एक पात्र होता है, उसकी मन को ठेस पहुंच जाता है, दुख होता है। किसी की बात आती है ऐसी और मन को चुभ जाती है तो उसमें दुख होता है, उसी को ठेस कहा गया कि तुम्हारी बातों से ठेस लगा। बोलते नहीं कि यार तुमने मुझे ऐसी बात कह दी, तुमसे उम्मीद ना थी, तुम्हारी बातों से बहुत ठेस लगा, दिल को बहुत बुरा लगा है। और शायद मतलब ऐसा होता है ना, जनरली आपने देखा होगा। तो इस वजह से इस कहानी का नाम ठेस रखा गया है। मन को, लेखक के मन को दुख होता, ठेस लगता, इसीलिए इसका नाम ठेस रखा गया। तो चलिए हम कहानी बताना आपको शुरू करते हैं। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है सिरचन है। सिरचन के नाम पर ही ये पूरी फिल्म को दर्शाया गया है। पूरी फिल्म आधारित जो है वो सिरचन नाम का एक कारीगर होता है। सिरचन होता क्या है? कारीगर होता है, ठीक है। तो इसी पर पूरी कहानी को दर्शाया गया है। इसमें और भी किरदार हैं, लेखक खुद भी इसमें शामिल है, यानी फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो खुद भी इस कहानी में शामिल है, ठीक है। तो इस कहानी को हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखिए होता क्या है, दरअसल ये एक गांव की कहानी है। एक गांव में खेती बाड़ी का समय आता है। खेती बाड़ी के समय में जब गांव के सारे किसान खेती करने जाते रहते हैं, खुरपी लेकर के खेती जाते हैं, तो कोई भी किसान सिरचन भी किसान ही में शामिल होता है, लेकिन कोई भी किसान सिरचन को ले जाना नहीं चाहता। सब कहता है कि सिरचन को ले जा करके क्या होगा। जब सारे लोग वहां पहुंच जाते हैं तब सिरचन हाथ में खुरपी लिए हुए, हाथ में खुरपी डुलाता हुआ पगडंडी पर पैर रख रख करके वहां पहुंचता है, और सारे लोग 75% यानी 1/3 काम कर लेते हैं, तब सिरचन जाता है वहां पर। इससे अगर उसको ले जाना और फ्री में मजदूरी देना बराबर है, फ्री में मजदूरी देना हो तो सिरचन को ले जाओ, अन्यथा नहीं ले जाओ। कोई नहीं ले जाते, लोग उसको चटोर कहते हैं, कामचोर कहते हैं, है ना। लोग उसको चटोर कामचोर कहते हैं। लेकिन यही बात है कि कुछ समय पहले उसी सिरचन के द्वार पर बड़े बड़े साहब और बाबू लोगों की गाड़ी लगी रहा करती थी। लोग उसको पूछते ही नहीं, पूजते भी थे, उसकी खुशामद भी करते थे कि सिरचन भैया अब तो आपके ही हाथ में ये कारीगरी रह गई है। कौन सी कारीगरी? ये कारीगरी जो कि बनाता क्या था सिरचन? मोथी, घास और पटेर की रंगीन शीतल पाठी, बांस की तीलियों की
झिलमिलाती चिक, ये सब चीज़ें जो होते हैं वो बांस की, और चिक शीतल पाटी ये सब ये बनाया करता था। तो लोग उसके घर के पास जाते थे और उसको पूछते ही नहीं, पूजते भी थे कि भाई अब आप ही के हाथ में रह गया है ये कलाकारी। और लोग कहते कि भैया का फ़ोन आया था, दिल्ली से आया था, बम्बई से आया था, कह रहे थे सिरचंद से ही बनवा के भेजना, किसी दूसरे से बनवा करके ना भेजना। लोग खुशामद करते थे, लोग क्या करते थे, उसका सिरचंद का खुशामद किया करते थे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि सिरचंद जो था ना वो जी का चटोर था। चटोर का क्या मतलब होता है, चटपटी चीज़ें उन्हें, उसे बड़ा पसंद था चटपटी चीज़ें। तो वो खाने पीने में थोड़ा चटगर चीज़ों को मानता था। तो वो क्या क्या खाता था वो मैं बता देता हूँ। देखिए सिरचंद को क्या पसंद था, तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, घी की खखोरन, ये सारी चीज़ें जो थी वो सिरचंद को पसंद थी। ये सारी चीज़ें खाने में मस्त था। अगर खाने में उसको सिरचंद को ये सारी चीज़ें मिल जाए तो वो काम करने में थोड़ी सी कटौती ना करता, मस्त में पूरा काम आपका, इवन वो ज़्यादा ही काम कर देता था। तो ये चीज़ें, दो चीज़ हो गया कि खाने में जो जो चीज़ पसंद था उसको, वो सारी चीज़ें वो हो जाता। और यही था कि एक बार उसने क्या किया था सिरचंद ने, कि ब्राह्मण टोली के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को बेइज्जत कर दिया था। ब्राह्मण टोली के पंचानन चौधरी के छोटे लड़कों को बेइज्जत कर दिया था। बेइज्जत यानी कि यही कहा था कि, बेइज्जत करने का मतलब है कि उसको कुछ कह दिया था कि तुम अमीर होगे अपने घर के, सिर्फ इतना सा खाना खिला करके ये काम नहीं होता है। इस तरीके से सिरचंद उसको, ये बात उसको बुरी लग जाती है और वो जा करके कह देता है। एक दिन क्या होता है, माँ जब कभी होता है क्या, एक दिन क्या होता है कि फणीश्वर नाथ रेणु की माँ जो होती है ना वो नैनू मथ रही होती है ना, नैनू मथ रही होती है, वो नैनू मथ रही होती है। तो पहले मैं यहाँ बता दूं कि पंचानन चौधरी की बेटी को जो कहा था उसमें यहाँ पर कह रहा है कि लेखक कह रहा है माँ से, माँ कहती है कि जा सिरचंद को बुला ला। तो लेखक कहता है कि माँ सिरचंद को बुलाने से पहले पूछ लेना होगा कि वो खाएगा क्या क्या, क्या क्या खाएगा, उसके लिए बनाना होता है। तो लेखक की माँ फणीश्वर नाथ रेणु की माँ कहते हैं कि जा सिरचंद मेरे काम में भोग विलास की बात नहीं करता, मैं जो देता हूँ वो हंसकर रख लेता है ना। और फिर वो आता है, सिरचंद आता है, और फिर सिरचंद को आते देख माँ कहती है कि अरे आ गया सिरचंद, आज नैनो मत रही तो तुम्हारी ही याद आ गई। लेकिन सिरचंद भी कहता है कि माँ जी मैं भी इसी की सुगंध लेते हुई, है ना, इसी खखोड़न की सुगंध लेते हुए आ रहा हूँ, वरना इस शादी ब्याह के माहौल में दम मारने का फुर्सत कहाँ होता है। इस शादी ब्याह के माहौल में दम मारने का फुर्सत भी नहीं मिलता है। और फिर एक शीतल पाठी बनाने का अवसर होता है। क्यों? क्योंकि जो होता है ना वो फणीश्वर नाथ रेणु उनकी बहन की शादी होती है। तो माँ जी कहती है कि ऐसा करो, सिरचंद को बुला लाओ, सिरचंद काम करेगा। सिरचंद आता है वहाँ पर, काम करता है, लेकिन माँ जी से कहता है कि माँ यहाँ शादी विवाह के माहौल में ना दम मारने की फुर्सत, यानी इतना समय नहीं है कि हम आपको आपकी बेटी के विवाह के लिए जो है वो शीतल पाठी बना करके दे सकें। और सिरचंद एक चीज़ और होता है कि वो आप उसको खाने में दूध मलाई तरी बघाई चीज़ न दीजिए चलेगा, लेकिन आपकी बात में जरा सा झाल हुआ, जरा सी कड़वी बात आपने उसको कहना शुरू कर दिया तो वो आपकी काम को रोक देगा, आपकी बातों को बर्दाश्त ना करेगा। फिर वो उठेगा तिल मिलाता हुआ, उसको कोई बात कड़वी लगती तो गेहूं सांप की तरह फनफना उठता और वो अपना हंसुआ तगाली लेकर के चला जाता। कहता बाबूजी अगले दिन मानो वो कभी काम नहीं कर देता था। सिरचंद को बात ठंडी होनी चाहिए। एक बार क्या होता है, मंझली भाभी जो होती है सो देख लेती है तो कहती है कि मतलब मंझली भाभी एक बार जो होती है ना वो सिरचंद जो होता है वो लेखक के घर जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि महाजन टोल के भज्जू महाजन की बेटी सिरचंद की बात से तिल मिला गया। एक बार और काम करने के लिए महाजन टोल के भज्जू महाराज के यहाँ जाते हैं, लेकिन सिरचंद उसकी बेटी को डांट देता है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर काम कराती है और वहाँ पर खाना उना नहीं दे करके सिर्फ एक गिलास सत्तू दिया जाता है। तो वही सिरचंद कहता है कि बबनी बदकुटनी मत कर, यहाँ पर मतलब दिन भर पूरा काम करा करके एक गिलास सत्तू में कौन काम करवाता है। सो तुम्हारी माँ करवाती होगी, तो
जो होती है ना वो उसकी बात से तिलमिला जाती है, उठ जाती है। और फिर यहाँ फणीश्वर नाथ के घर में जो होती है उसकी माँ कहती है कि बनाओ, वो चीख शीतल पाठी बनाने लगता है। क्यों? क्योंकि लेखक के बहन की सबसे छोटी बहन की विदाई होती है। लेखक फणीश्वर नाथ रेणु खुद इसमें है और उसकी छोटी बहन की विदाई होने वाली होती है। तो सिरचन को बुलाया जाता है कि सिरचन आ जाओ, और सिरचन जो होता है वो काम करने लगता है। सिरचन अपना जो होता है वो काम करने लगता है, काम करने के लिए बैठ जाता है, सारी चीख शीतल पाठी बनाने के लिए हंसुआ पकड़ या टेंगारी जो भी चीज़ें होती है लेकर के बैठ जाता है और बैठा होता है। सिरचन काम करता रहता है। कुछ देर बाद जो होता है वो लेखक आता है, यानी फणीश्वर नाथ रेणु आते हैं और पूछता है कि माँ सिरचन अभी तक खाया नहीं है। तो सिरचन को जो होता है वो नाश्ता खाने के लिए दिया जाता है। जब उधर से आता है तो देखता है लेखक, तो कहता है कि माँ सिरचन को कले नाश्ते में चूरा और गुड़ किसने दिया था? सिरचन के यहाँ पर सूप में चूरा थोड़ा सा सूखा ढेला गुड़ का रखा होता है। तो लेखक पूछता है कि माँ सिरचन को चूरा और गुड़ किसने दिया था? तो माँ कहती है कि छोटी बहू दी थी। फिर कहता है कि आप बूंदिया क्यों नहीं दिया? तो फिर लेखक के और माँ के कहने पर जो होती है वो मंझली बहू जो होती है वो बुनिया थोड़ा सा हाथ में ला करके बुनिया सूप में से फेंक देती है। सिरचन के मुंह में चूरा भरा होता है और गुड़ भरा होता है, वो घोंट करके और फिर कहता है सिरचन मंझली बहू को कि बहू रानी, क्या अपने नैहर से आई हुई सामानों को भी ऐसे ही हाथ खोल के बांटती हो? हाथ खोल का बांटना क्या मतलब क्या होता है कि वो कम बुनिया देती है और दे करके चली जाती है। बस इसी बात पे जो होती है वो मंझली भाभी तिलमिला जाती है, गुस्सा जाती है। वो जाती है अपने कमरे में रोने लगती है और एक चाची होती है, चाची को जाके कहती है, चाची अंदर से ऐसे गुस्सानी रहती है, गुस्सानी आती है और माँ के सामने कहती है कि सिरचन काम करने आया है कि बहुओं से बदकुटनी करने के लिए आया हुआ है? क्या जरूरी है कि किसी के ससुराल और नैहर की बात करने के लिए? इसका मुंह बढ़ गया, लगाम बढ़ गया, बहुत ज्यादा बोलता है। इस तरीके से बोल उल करके जो होता है वो थोड़ा देर के लिए चुप हो जाता है और वो अंदर चली जाती है। फिर भी सिरचन गुस्सा को पी करके और काम करने लगता है। क्यों? क्योंकि मसला यहाँ था कि लेखक के सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी और उसकी मानू, जिसका नाम क्या था, मानू दीदी की विदाई होने वाली थी। और इस मानू का पति जो था ना वो अफसर आदमी था। क्या था? ऑफिसर ग्रेड का था, अफसर था, जिसके वजह से सिरचन लाज रख लिया और वो काम करने लगा। जब भाभी खिसिया जाती है, चाची भी बहुत डांटती है, फिर भी सिरचन उन सारी बातों को झेल करके काम बनाने लगता है और चिक शीतल पाठी बनाने लग जाता है। कुछ देर बाद मझली भाभी कहती है, वो घूंघता ताने हुए कहती है कि अच्छा, अगर मैं समझती कि मोहर छाप वाली धोती देने से अगर इतना अच्छा चिक शीतल पाठी बनता है तो पहले मैं अपने भैया को फोन कर देती कि 2 जोड़ी धोती भेज देते। फिर सिरचन के दिल मिला जाता है कि बहू रानी, मोहर छाप वाली धोती ही नहीं, रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसा चिक शीतल पाठी में नहीं बना देता किसी का। वो तो मानू दीदी जो है वो काकी की सबसे छोटी बेटी है और इसका पति अफसर है, इसकी वजह से मैं बना दे रहा हूं, वरना मैं नहीं बना देता। वो फिर गुस्सा जाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है कि शादी विवाह का माहौल होता है, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहता है। मानू दीदी जो होती है वो पान का बेरा लेकर के, ऐसे होता है ना शादी विवाह में, पान का बेरा लेकर के वो मेहमान के आंगन में आती है और फिर सिरचन से बात करती है और सिरचन को कहती है कि सिरचन काका, शादी विवाह का समय है, यहाँ 10 तरीके के लोग होंगे, 10 तरीके की बातें बोलेंगे, आप किसी की बातों पर ध्यान मत देना। 10 तरीके की बात बुरा भला लोग कहते रहते हैं, उसकी बातों पर ध्यान मत देना, आप अपना जी टांग के काम करते रहो। और उसमें से पान का एक बीरा देती है। बीरा मानू दीदी जो होती है सिरचन को एक पान का बीरा दे देती है, बोलती है चुप से मुंह चाप के खा लो, किसी पर ध्यान मत देना, और मानू चले जाते हैं। सिरचन पान का बीरा खाता रहता है। पान का बीरा खाते हुए उधर से चाची जो होती है वो चली आती रहती है, जली भुनी होती है, काम कर करके शादी ब्याह के घर में ऐसे प्रॉब्लम होता है। जब वो आती रहती है तो सिरचन कहता है कि चाची, जरा अपने डिबिया से गमकौआ जर्दा तो खिलाना। बस ये बात सुनते ही चाची तिलमिला जाती है, गुस्सा जाती है और सामने आकर के कहती है कि है बड़ा आया गमकौआ जर्दा खाने वाला, मुंह जोर, अपने घर पे भी गमकौआ जर्दा खाता है का? बहुत सारी बातें, तीखी तीखी बातें कहती हैं चाची। इस तरीके से कहती है कि चाची की बातें जो होती है ना
वो लेखक के दिल पे लग जाती है और वो वहाँ से चुपचाप उठता है, मुंह में पान रहता है, उधर घर के पीछे में जाकर के थूक देता है और थूकने के बाद आता है, अपना हंसुआ पगड़िया टेमारी सब कुछ लेता है और लेखक की माँ को कह देता है कि चाची आज मैं जा रहा हूँ। चीख शीतल पाठी को आधा करके बोले कि मेरा माथा टनटनाने लगा, आधा माथा दर्द कर रहा है, से अगले दिन आके कर दूंगा, और चला जाता है। फिर यहाँ पर चाची और लेखक की माँ भी गुस्सा आ जाती है, कहती भी है कि तुम काम करना आए हो सिरचन, काम करो, किसी बेटी बहू के नैहर ससुराल की बात करने की क्या जरूरत है। जब सिरचन भाग जाता है तब लेखक की माँ कहती है मानू को कि तू घबरा मत, बाजार में बहुत सारे लोग हैं ऐसा बनाने वाले, अरे रुपया है तो किसी चीज की कमी थोड़ी है, तू टेंशन मत ले, मैं तुम्हें बाजार से वो चीजें ले दूंगी। और सिरचन चुपचाप भाग जाता है, अपने घर चला आता है सिरचन। अब माहौल हो जाता है सब कुछ। अब लेखक जो होता है वो फिर फणीश्वर नाथ रेणु जो होता है फिर सिरचन के घर जाता है तो देखता है सिरचन जो होता है अपने घर में एक चीक पे लेटा पड़ा हुआ है। सिरचन के घर फणीश्वर नाथ रेणु जाता है, जगाता है, बोले चलो सिरचन भैया। तो सिरचन कहता है कि ना अब ये सिरचन नहीं जाएगा, और कह रहा है, और जिस चिटाई यानी शीतल पाटी पे सोया होता है वो चीक पे, उसको पकड़ के कहता है, उसकी बीवी बनाई होती कहती है कि ये मेरी पत्नी बनाई थी, मैं इसकी कसम खा करके कहता हूँ कि अब नहीं जाऊंगा। और कहता है अपनी बीवी के बारे में, उसकी बीवी मर चुकी होती है सिरचन की, तो कहता है कि ससुरी मरने को तो मरी लेकिन मुझे इस जंजाल में फंसा करके चली गई, आज वो होती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्यों? क्योंकि सिरचन की पत्नी नहीं थी, उसको कोई खाना बना के देने वाला था ही नहीं, जिसकी वजह से सिरचन को सबके यहाँ काम जाके करता था, पैसा के बदले वो खाना ही खा लेता था। सिरचन बड़ा गुस्सा आ जाता है और फिर लेखक जो होता है फणीश्वर नाथ रेणु वो अपने घर आ जाता है। मानू दीदी की रुखसती की तैयारी होती। लेखक की बड़ी बहन को जब सिरचन जो कुछ बना के दिया होता है जब वहाँ लेके जाते तो उसकी ससुराल वाली सारी चीज़ों को निकाल के दिखाते हैं और 10 रिश्तेदारों को दिखाते कि ये देखिए मेरी बहू ये लाई, मेरी बहू ये लाई, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इस बार मानू दीदी का समय है तो सिरचन रूठ गया, क्योंकि पहले कह दिया गया था कि सिरचन को तली बघाड़ी मीठी दाल न चले, लेकिन बात में जरी सी करवाहट होगी तो सिरचन भाग जाएगा, और हुआ वही। इस तरीके से होता है। मानू दीदी की विदाई का वक्त आ जाता है, सारा चीज लेकर के बाजार से खरीद उरीद करके मानू दीदी को क्या होता है कि स्टेशन पर ले जाया जाता है कि ट्रेन से अब क्या होगा, उसकी विदाई होगी। लेकिन डर होता है क्योंकि मानू दीदी की ननद का पहले फोन खत आया रहता है कि खाजा मिठाई लड्डू ना आवे, लेकिन मानू के साथ चीक शीतल पार्टी जरूर भेजना, नहीं तो हम घोड़े से वापस कर देंगे। ट्रेन में जाके बैठ जाती है और ट्रेन खुलने ही वाला होता है कि सिरचन उधर से दौड़ता हुआ आता है और खिड़की के बिल्कुल DDLJ फिल्म की तरह सीन होता है कि मानू ऐसे ट्रेन से जा रही है, सिरचन ऐसे चीक शीतल पाठी लेकर के और स्टेशन पर दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि मानू दीदी दरवाजा खोलो खोलो। अब वहां से मानू देख लेती है, अवाक हो जाती है सिरचन काका, और इस तरीके से सिरचन आता है, ट्रेन का गेट खुलवाता है और अंदर जो है ना वो सामान को चीक शीतल पाठी को बढ़ा करके मानू को देता है, इसको देता है। लेखक को कहता है कि ये लो मानू दीदी को दे देना, बोलना कि सिरचन की तरफ से उपहार है। मानू देख करके इतना प्रेम, क्योंकि सिरचन जो होता है वो और मानू बच्ची होती है तो बड़ा प्रेम, स्वभाव अच्छा होता है तो प्रेम होता है, क्योंकि छोटी बेटी थी काकी की तो सिरचन को वो मानू दादा कहती थी और बड़ा स्नेह था। सिरचन चीक शीतल पाठी स्वीकार करके जब पैसा मोहर छाप वाली धोती का दाम 8 रुपया, कितना 8 रुपया होता है, मोहर छाप वाली धोती का दाम 8 रुपया देने लगती है तो सिरचन अपने जीभ में ऐसे दांत काटते हुए कहते कि ना ना ना, ये सिरचन दादा की तरफ से उपहार समझ लेना और उसे रख लेना। और मानू दीदी चुपचाप से उसे स्वीकार कर लेती है, रख लेती है और ट्रेन चला जाता है। और आपकी कहानी जो होती है वो इस तरीके से यहाँ पर समाप्त हो जाती है। यही कहानी था। और फूट फूट कर रोने लगती है, बंडल खोल के देखती है। तो ऐसी कारीगरी जो कभी किसी ने न बनाया हो, और आपका ये कहानी जो है वो ठेस कहानी यहाँ पर खत्म हो जाता है। यानी इसका नाम ठेस क्यों पड़ा? क्योंकि काकी की बातों से लेखक के दिल को बड़ा गहरा ठेस पहुंचता है और वो कहता है कि ना, अब ये सिरचन न जाएगा किसी के घर, भूखा मर जाएगा लेकिन खाने के लिए कहीं नहीं जाएगा।
इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं क्लियर कर देता हूँ। पहला है आपका, कह रहा है कि गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? तो गांव के किसान सिरचन को कामचोर समझते थे। ठीक है। इस कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम लिखे, तो लिख देना सिरचन, काकी, मानू दीदी, लेखक, मझली भाभी, इन सब का नाम लिख देना। आगे कह रहा है सिरचन को पान का बीरा किसने दिया था? सिरचन को पान का बीरा मानू दीदी ने दिया था। आपके विचार से सिरचन का महत्व क्यों कम हो गया? क्योंकि अब पुरानी वस्तुओं को नए लोग इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए सिरचन का महत्व कम हो गया। सिरचन चिक और शीतल पाठी लेकर जाकर मानू दीदी को देता है, उससे किस विशेषता का? तो सिरचन चिक शीतल पाठी ले जाकर स्टेशन पर मानू दीदी को देता है, इससे उसकी अच्छी विशेषता का पता चलता है। यहाँ पर दिया है 7 नंबर सवाल में, आप देख सकते हैं यहाँ पर सही गलत का टिक लगाना है। कह रहा है सिरचन कामचोर था, सिरचन कामचोर नहीं था। सिरचन अपने काम में दक्ष यानी निपुण था, पूर्ण तरीके से करता था। हाँ, सिरचन आपको अपने काम को अच्छे से। सिरचन बात करने में भी कारीगर था, बिल्कुल सिरचन बात करने में कारीगर था। सिरचन वकील था, नहीं सिरचन वकील नहीं था। अब यहाँ पर ये कहानी आपकी हो जाती है खत्म। इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट में पूछेंगे कि सर हमको ये प्रॉब्लम है और हमारा पढ़ाना आपको कैसा लगा, अगला चैप्टर आपको किस चीज़ का चाहिए, क्या आपको आवेदन पत्र या फिर पत्र सीखना है, तो कमेंट में बताएंगे तो अगला वो मैं बताऊंगा। जो चाहिए आप कमेंट में बताएंगे, मैं वैसे क्लास पढ़ाता जाऊंगा। और इसका स्क्रीनशॉट लेकर ऑब्जेक्टिव निकाल लेंगे। आपको कैसा लगा? नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दीजिए अपने हसान सर को इजाजत, मिलते हैं अगले क्लास में नई और लेटेस्ट वीडियो इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।